आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का साहित्येतर पाठ्यक्रम का FY BCom सेमेस्टर 2 का एक पाठ अनुवाद स्वरूप परिभाषा एवं महत्व, अनुवाद के गुण, यह पाठ हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ना शुरू किया था। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ बातों की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे अनुवाद का क्या अर्थ है। अनुवाद की परिभाषा देखें तो अनुवाद कर्म में हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अनुवाद का मूल अर्थ हमने समझा होता है पूर्व में कथित बात को दोहरा। साथ ही साथ हमने अनुवाद का स्वरूप देखा और अब हम अनुवाद की परिभाषाएं पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में संस्कृत की परिभाषाएं हम पढ़ चुके थे, जो ऋग्वेद, शब्दार्थ चिंतामणि कोश, पाणिनि, भृतहरि, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग भट्टोजी दीक्षित के अनुसार थी। हमने न्याय सूत्र के अनुसार भी अनुवाद की परिभाषा पढ़ी और समझी। अब हम हिंदी की कुछ परिभाषाएं इस कक्षा में पढ़ेंगे। हिंदी परिभाषाएं। अनुवाद के बारे में हिंदी में भी कई परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अब हम यहाँ हिंदी की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले भोलानाथ तिवारी की परिभाषा देखते हैं, जो कि शायद हमारी आज की कक्षा की आखिरी परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। हमने कई सारी संस्कृत की परिभाषाएं पढ़ी। आइए अब हिंदी की परिभाषा, जिसे भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा है, पढ़ते हैं। भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम तथनतः और कथ्यः, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकन है। यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी ने बहुत ही सुंदरता से अनुवाद की परिभाषा दी है कि किसी भी कथ्य को, किसी भी कथन को समतुल्य, समान और सहज प्रतीकों के प्रयोग से अगर दूसरी भाषा के निकटतम लिया जा सके तो इसे अनुवाद कहा जा सकता। हमने पिछली कक्षा में भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा पढ़ ली थी। आज हम डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की लिखी परिभाषा पढ़ते हैं। एक भाषा स्रोत भाषा की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है।
अगली परिभाषा डॉक्टर सुरेश कुमार की है। एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है, जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबंध, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव संरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत होता है। अगली परिभाषा डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा की है। अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। जिस भाषा की पाठ सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे स्रोत भाषा एवं जिस भाषा में सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे हेतु या लक्ष्य भाषा अथवा संग्राहक भाषा कहा जाता है। संक्रिया के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि संक्रिया के लिए स्रोत भाषा की जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है वह निविष्ट सामग्री है और संक्रिया के पश्चात हेतु भाषा की जो सामग्री अनुवाद के रूप में प्राप्त होती है वह निर्गत सामग्री है। यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे संग्राहक का अर्थ होता है संग्रह करने वाली, संक्रिया का अर्थ है ऑपरेशन, निविष्ट का अर्थ है इनपुट और निर्गत सामग्री का अर्थ है आउटपुट। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी की परिभाषा देख लेते हैं। एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप से व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर ने कहा है, अनुवाद की प्रविधि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। एक भाषा के एक रूप के कथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना भी अनुवाद है। अनुवाद की प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय हो जाता है। भाषिक समन्वय से मतलब अनुवाद प्रक्रिया में लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के तत्वों के घुल मिल जाने से कुछ तत्वों का घुल मिल जाना आसानी से पहचाना नहीं जाता है। लंबी अवधि के बाद ही विद्वान अनुशीलन से इसे पहचानते हैं। यह समन्वय भाषा के विकास का सहायक है। अवधेश मोहन गुप्त के अनुसार अनुवाद स्रोत के पाठ के कथन और कथ्य की लक्ष्य भाषा में सहज एवं समतुल्य
अभिव्यक्ति है। डॉक्टर सत्यव्रत कहते हैं, स्रोत भाषा के व्यक्त भावों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि हर भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है और तदनुरूप ही ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, रूपयुक्त, वाक्यमूलक, अर्थनिष्ठ और मुहावरे तथा लोककथि विषयक निजी संरचना से वह दृढ़ीभूत होती है। पूर्णतः शब्द और अर्थ की समान अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में कदापि नहीं होती, क्योंकि स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से उद्घाटित अर्थ लक्ष्य भाषा के अर्थ की अपेक्षा विस्तृत, संकुचित या भिन्न हो सकता है। डॉक्टर गार्गी गुप्त ने अनुवाद की परिभाषा दी है। अनुवाद प्रक्रिया के दो मुख्य अंग होते हैं, अर्थबोध और व्याकरण सम्मत भाषा में स्पष्ट संप्रेषण। इसलिए अनुवाद की निष्ठा दो मुखी होती है। वो किस प्रकार है यह देख लेते हैं। मूल रचनाकार के प्रति अर्थबोध की दृष्टि से और पाठक के प्रति शुद्ध तथा सुबोध संप्रेषण की दृष्टि से मूल रचना की जो संकल्पनाएं अथवा स्थितियां अनुदित रचना के पाठक के लिए अज्ञात, अस्पष्ट या दुरूह हो, उनकी व्याख्या, स्पष्टीकरण, अंतर संबंधों का विवरण देना आवश्यक है। यदि हम पाठक की मूल रचना की मनोहरी भूमि में सदेह ले जाना चाहते हैं, तो उसका वह मनोहर स्वरूप यथावत उसके मन में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। सभी परिभाषाएं वही बात कह रही हैं कि अनुवाद में भाव और सौंदर्य दोनों का निर्वाह होना चाहिए। श्रीपाद रघुनाथ जोशी के अनुसार अनुवाद शिल्प भी है, कला भी। कला और शिल्प का अंतर इस तरह देखें। अगर आप भाषाएं जानते हैं और दोनों भाषाओं का आपने अध्ययन किया है, अर्थात यहाँ पर दो भाषाएं, एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा, तो किसी शब्द के लिए कौन सा शब्द अच्छा होगा यह आप जानते हैं, तो वह हो गया शिल्प। और करना यह है कि मूल के जो भाव हैं उन्हें हूबहू अपनी भाषा में लाना। इसके लिए कला की जरूरत है। जब अनुदित पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यह पुस्तक अनुवादित नहीं, यह पुस्तक मेरी ही भाषा की पुस्तक है। जिस भाषा से अनुवाद किया गया है उसी भाषा की वह लगे। जिस भाषा में
अनुवाद किया गया है उसी भाषा की वह लगे। मूल में जो लिखा गया है वह सही सही अनुवाद में आ जाए तो वह शिल्प है। मूल भाषा की भावनाएं, उसकी परंपराएं, यदि इन सब को आप अनुवाद की भाषा में लाते हैं तो वह कला है। अनुवाद इस अर्थ में विज्ञान है। उसके कुछ खास नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। अगली परिभाषा डॉक्टर जी गोपीनाथन की है। अनुवाद वह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें स्रोत पाठ का अर्थ, संरचना अर्थात आत्मा का लक्ष्य, पाठ की शैलीगत संरचना शरीर द्वारा प्रतिस्थापन होता है। पट्टनायक अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। वात्स्यायन ने लिखा, समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त या अदृश्य आदि को भाषा या रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्ति अनुवाद है। हरिवंश राय बच्चन जो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक रहे हैं, उनके अनुसार यूनानी विद्वानों ने कला के संबंध में जो सबसे बड़ी बात कही थी वो यह थी कि कला को कला नहीं प्रतीत होना चाहिए, उसे सहज और स्वाभाविक लगना चाहिए। यह तभी संभव है जब सृजन में शब्द के स्थान को सूक्ष्मता से, बारीकी से समझ लिया जाए। शब्द के स्थूल रूप और उसके कोश पर्याय को अंतिम सत्य मान लेने वाला सफल अनुवाद नहीं हो सकता। शब्द साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो वह भाव या विचार है जो उसके पीछे है, अर्थात शब्दों को नहीं साधना, भावों और विचारों को जो उस शब्द के पीछे छुपे हुए हैं, जो उस शब्द में निहित हैं, उन्हें पहचानना है, उन्हें सही तरीके से अनुवादित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगमोहन सिंह, इन्होंने कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। इसकी भूमिका में उन्होंने अनुवाद के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, मेरी यह इच्छा है, मेरी यह इच्छा थी कि जहाँ तक हो सके भाषा पाठकों के निमित्त ठीक ठीक उल्था हो और समय और प्रकृति के अनुसार हुआ भी है। शब्द के लिए शब्द तो नहीं लिखा, पर जिसमें पाठकों को उतनी ही बातें ज्ञात हों जो संस्कृत के मूल के पढ़ने से
जान पड़े, इस अनुवाद के पढ़ने से वह काम अवश्य निकलेगा। डॉक्टर रीता रानी पालीवाल कहती हैं, स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था से रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। इस प्रकार हिंदी के अंतर्गत अनेक विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हिंदी की उपरोक्त परिभाषाओं का अवलोकन करने के बाद कुछ प्रमुख तत्व उभर कर सामने आते हैं, जैसे मूल विषय के रस का संरक्षण, आनंदप्रद भावों की अक्षुण्णता, मूल के साथ प्रामाणिकता, मूल विषय की भाषागत विशेषताओं का संज्ञान आदि। यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि मूल विषय के रस को हमें यहाँ पर संरक्षित करना है, अर्थात उसका हमें रक्षण करना है। और जब हम बात करेंगे आनंदप्रद भावों की अक्षुण्णता की, तो अक्षुण्णता का अर्थ है कि उन सभी भावों को परफेक्ट तरीके से, सही सहज तरीके से दर्शाना होगा। मूल के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मूल विषय की भाषागत विशेषताओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन परिभाषाओं के अनुसार अनुवादक में सृजनात्मक प्रतिभा का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रतिभा संपन्न अनुवाद ही मूल रचना की आत्मा को न केवल स्पष्टतः व्यक्त कर सकता है, अपितु उसे सुरक्षित भी रख सकता है। ये थी हमारी हिंदी की परिभाषाएं। संस्कृत की परिभाषाएं हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। अब कुछ पाश्चात्य परिभाषाएं हैं, वह देख लेते हैं। संस्कृत तथा हिंदी विद्वानों के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों ने भी अनुवाद को परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। लियोनार्ड फॉरेस्टन, अनुवाद एक भाषा के कथ्य की विषय वस्तु का दूसरी भाषा में रूपांतरण है। ए.एच. स्मिथ ने कहा, अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण अनुवाद है। डॉस्टर ने कहा, अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्रतीकों के एक सुनिश्चित समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अंतरण से है। जेसी कैटफोर्ड ने कहा, अनुवाद एक भाषा के पाठपरक उपादानों का दूसरी भाषा के पाठपरक उपादानों के रूप में समतुल्यता के आधार पर प्रतिस्थापन है। नायडा ने कहा, अनुवाद का संबंध स्रोत भाषा के संदेश का पहले अर्थ और फिर शैली के धरातल पर लक्ष्य भाषा के निकटतः
स्वाभाविक तथा तुल्यार्थक उपादान प्रस्तुत करने से होता है। फॉस्टर्न ने कहा, एक भाषा में अभिव्यक्त पाठ के भाव की रक्षा करते हुए जो सदैव संभव नहीं होता, दूसरी भाषा में उसे उतारने का नाम अनुवाद है। हमने अगली परिभाषा सैमुअल जॉनसन की है। अनुवाद मूल भावों की रक्षा करते हुए उसी दूसरी भाषा में बदल देना है। हैलिडे के अनुसार अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। न्यूमार्क ने कहा, अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। फिट्जजेराल्ड ने कहा, प्रभावहीन व निष्प्राण शाब्दिक अनुवाद की अपेक्षा स्वतंत्र जीवंत अनुवाद उत्तम होता है। विलियम फुल्के ने कहा, अनुवाद प्रति शब्द न होकर भावार्थपूर्ण, बोधगम्य तथा बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। सिडनी ने कहा, भाषा या विचारों का अनुवाद तो हो सकता है, किंतु शब्द ध्वनियों की प्रतिस्थापन संभव नहीं है। थियोडर सेवरी ने कहा, अनुवाद कार्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मूल लेखन, और उसका इतिहास भी उतना ही सम्मानजनक तथा जटिल है जितना कि साहित्य की किसी अन्य विधा का। विलियम विल्स ने कहा, अच्छा अनुवाद एक पुनर्जन्म ही है। कार्टफर्ड ने कहा, मूल के प्रति निष्ठा ही अनुवाद की आत्मा है। मार्गरीट मस्टरबर्ग ने कहा, किसी भी भाषा की विशिष्ट प्रतिभा सबसे अधिक अनुवाद प्रक्रिया में ही प्रकट होती है। सेपिर ने कहा, एक सभ्यता के एक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दो भाषाएं समान नहीं हो सकती, कारण दो सभ्यताएं जिन समाजों में होती हैं उनके अपने अपने संसार हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुवाद में मात्र भाषिक परिवर्तन नहीं होता, प्रत्युत उसमें सभ्यता का रूपांतरण अपेक्षित है। रूपांतरण निकटतम ही संभव है। जे.डब्ल्यू. गेटे ने कहा, अनुवाद की अपूर्णता के संबंध में चाहे कुछ भी कहे, अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम अर्थ है। जॉन कॉनिंगटन ने कहा, लेखक ने जो कुछ कहा है, अनुवादक को उसके अनुवाद का तो प्रयास करना ही है, किंतु
जिस ढंग से कहा है उसके निर्वाह का भी प्रयास करना चाहिए। मैलिनोवस्की ने कहा है, अनुवाद सांस्कृतिक संदर्भों का एकीकरण है, तथा मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसका पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा। पाश्चात्य परिभाषाएं, हिंदी परिभाषाएं आज की कक्षा में हमने देखा। अगली कक्षा में आगे का पाठ पढ़ेंगे।